नमस्कार दोस्तों। आज के इस सफ़र में हम ऐतिहासिक आधार पर दो नक्शों की तुलनात्मक विवेचना करेंगे। चलिए भूगोल के सफ़र पर चलते हैं और इतिहास में झांकते हैं, तथ्यों को परखते हैं और फिर तय करते हैं कि सभ्यताओं के विकास में भूगोल किस कदर अपनी छाप छोड़ता है। और अगर ये विवेचना आपको सोचने पर मजबूर करती है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है बिखरे पन्नों से। पहला वैश्विक नक्शा अफ्रीका के उत्तर से शुरू होकर चीन के पूर्वी तट पर खत्म होता है और दूसरा नक्शा भारतीय उपमहाद्वीप का। पहले नक्शे का इलाका लगभग सूखा इलाका है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान है। जीवन के लिए सबसे कठिन इलाका, लेकिन मज़े की बात, हर प्राचीन सभ्यता यहीं जन्मी। कोई एक नदी, इसके इर्द गिर्द एक सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी मेसोपोटामिया, यानी दो नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच की भूमि। फिर मिस्र, जो नील के किनारे बनी। अगली सिंधु सभ्यता, जो सिंधु के किनारे बनी। और अंत में वांगहो के किनारे चीनी सभ्यता। पांचवा क्लेमेंट भी इसी सीमा रेखा के भीतर है। आमू दरिया के किनारे ऑक्सस सिविलाइजेशन। ध्यान से देखें तो ये इलाका ओल्ड वर्ल्ड है। ज़मीन एक खुला मैदान है। ठंड, गर्मी, सूखे की दुश्वारियों के बीच सभ्यताएं बनती हैं, फलती फूलती हैं, आपस में मिलती हैं और लड़ती भी हैं। यहीं पश्चिम में सिकंदर और पूर्व में मंगोल उठकर ऐसे साम्राज्य बनाते हैं जिनका विस्तार आधुनिक विश्व की ताकतें भी नहीं छू पाईं। यहीं पर सिल्क रूट है, वही सिल्क रूट जिस पर कागज़ से लेकर बारूद तक अपना सफ़र तय किया। यहीं पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म के पनपने की नर्सरी भी है, तो संघर्ष और सर्वाइवल के लिए जंगल के कानून भी हैं। प्राचीन ह्यूमन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट का रंगमंच नक्शे में दिखाई इसी रेखा के दायरे में है। इस रंगमंच के बाहर यूरोप है और भारत भी, अलहादा, अलूफ। यहाँ से निकले हूण, मंगोल, सिथियंस यूरोप पर हमला करते हैं। भारत पर भी कभी वे आसानी से प्रवेश कर जाते हैं तो कभी कुमारगुप्त, कभी अलाउद्दीन, कभी ब्रिटिश उन्हें रोकते हैं। यूरोप में रोम उन्हें रोकता है, लेकिन अंततः ये साम्राज्य ढह जाते हैं। उनकी जगह नए राज्य स्थान लेते हैं। ये अब नया युग है। छोटे छोटे देश, उनकी प्रतिस्पर्धाएं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का दौर। अब समुद्र नए हाईवे हैं। यूरोप और भारत आपस में इसके रास्ते संपर्क में आते हैं। साथ आता है कॉलोनाइजेशन। अब भारत को देखिए, दूसरा नक्शा। दो तरफ समुद्र से घिरा, दो तरफ पहाड़ों से, मानो ईश्वर का बनाया किला, बाहर वालों का जिसके भीतर पहुंचना दुर्गम है। पिछले नक्शे में जो थोड़ी हरियाली है वह यहाँ बहुतायात में है। किले के भीतर मौसम बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। मानसून की इफरात बारिश है। विशाल उपजाऊ मैदान, अनगिनत नदियाँ, एक ब्लेस्ड लैंड। जीवन शायद सबसे आसान है तो यही है। किले के भीतर ही पर्याप्त विशाल भूभाग और वैविध्य था, तो उसी वजह से हजारों साल तक जो संघर्ष हुए आंतरिक ही रहे। यहाँ बाकी दुनिया से एक अलहदा जीवन शैली पनपी, अलग अलग स्वरूपों में विकसित हुई और फिर उनका आपस में ही कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन रहा। लेकिन यहाँ राजा और राजवंश इस किले के भीतर ही सत्ता कायम करके संतुष्ट थे। खास हाल में फंसे राजेंद्र चोल और जयपाल को छोड़ किसी ने इस किले के बाहर निकलने की जरूरत न समझी। समाज का 90% हिस्सा वंचित समाज था। राजा आते जाते रहे, लेकिन उनका जीवन सदियों से वैसा ही रहा। ऐसे में अधिकांश भारतवासियों में जागृत राजनीतिक चेतना और एका का भाव बहुत ही मजबूत कभी नहीं रहा। आम जन की लगभग एक ही सोच थी, कौन नृप होए हमें कहानी। यहाँ तक कि बाहर से जो आए वो भी यहीं के होकर रह गए। हालांकि लेट हिस्ट्री में आए यूरोपीय इसके अपवाद हैं। अपवाद राजेंद्र चोल भी हैं, हिंदू शाही राजवंश के इक्के दुक्के राजा भी। चोलों ने समुद्र के रास्ते पूर्व के द्वीपों पर विजय प्राप्त की। हिंदू शाही राजवंश ने समरकंद पर हमला किया। एक हद तक मौर्य ने अफगानिस्तान
और सिखों ने भी कश्मीर सहित तिब्बत के पठार पर हमले किए। मोटे तौर पर हम विश्व के रंगमंच से अलग रहे। खुशकिस्मत जो इसके विध्वंस से और इसके उत्सवों से भी अलग रहे। सिकंदर और मंगोल भारत को बस छू कर निकल गए। दोनों विश्व युद्धों से हम अलग रहे। हमने अपने धर्म, अपने दर्शन बनाए, उन्हें जिया, लेकिन इस किले के भीतर ही सीमित रहकर। जो खैबर बाहर से भीतर आने का रास्ता था, वह भीतर से बाहर जाने का भी तो था, लेकिन हम नहीं गए। हमारी कौम खैबर के पार नहीं गई। समुद्र पार करना तो धर्मच्युत हो जाने का कारण था। जो समुद्र यूरोप से कॉलोनी लेकर यहाँ आया, वह हमारी कॉलोनी लेकर यूरोप नहीं गया। सवाल है क्यों? क्योंकि हमने किले के बाहर सोचा ही नहीं। अपवाद छोड़, हमने अपने सपने, अपने डर, अपने दोस्त और दुश्मन सिर्फ इस किले के भीतर ही बुने। यह हमारी तासीर है। तासीर धर्म भी है, तो तमाम कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन धर्म के परचम तले रहा। वैष्णव वर्सेस शैव, बौद्ध वर्सेस हिंदू, हिंदू वर्सेस मुसलमान, यानी दो कबीलाई समूह, आपसी संशय, समझौते, डर और हमला। ये समूह अपने बीच से थे, बाहरी भी, कन्वर्टेड भी, लेकिन प्रतिक्रिया सदा एक समान रही। पर ध्यान से देखें, ये धार्मिक ग्रुप नहीं, तब भी संघर्ष राजनीतिक ही थे। ये दिल्ली वर्सेस दक्षिण, मौर्य वर्सेस शुंग वर्सेस सातवाहन और फिर मराठे वर्सेस मुगल था। यह तब भी सत्ता का संघर्ष ही था। आज भी कबीलाई धर्म के चोले में वही संघर्ष है, और इस राजनीति में और धर्म में हिमालय और समुद्र के पार देखने का वक्त, जज्बा और परिपाटी नहीं थी। दोस्त दुश्मन बनाए, पर दोस्ती अस्थायी होती है। दुश्मनी सदियों के पार तक जाती है। इसलिए सोशो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से अंततः यह ईश्वर प्रदत्त किला हमने खंडित कर लिया, और फिर भारत ने अपने ही बदन से अपना जानी दुश्मन पैदा कर लिया। अनंत काल तक के लिए बगल में जगह दे दी, उससे लड़ने लगा। भला कितने देश, कितने समाज ऐसा करते हैं? छोटी छोटी मानवीय दीवारें बना दी, दिलों में वाघा सीमा रचकर उसके इर्द गिर्द मूछें उमेटने, पैर पटकने और चिढ़ाने का उत्सव रचा है। लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ कश्मीर और अक्साई चिन्ह नहीं, बल्कि शहर और बस्तियों के बीच बन रही है। क्योंकि हम इस आइसोलेशन में ही शेप हुए हैं, हमें इसमें आनंद आता है। यही हमारा मनोरंजन है, यही हमारा डीप इम्प्रिंट। अपने बीच दुश्मन खोजने में हमें परंपरागत महारत हासिल है। तो जब हिमालय के पार दुनिया के संघर्ष के मायने बदल रहे हैं, वह दो ध्रुवी से एक ध्रुवी हुई, अब बहुध्रुवीय हो रही है। व्यापार, तकनीक और विज्ञान विश्व की दिशा तय कर रहा है, तब हम सदियों पुरानी सांस्कृतिक कुंठाओं के संघर्ष में फंसे हैं। धर्म अब भी राजनीति का मुखौटा है, कबीलापन सोच का केंद्रीय भाव। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेव, हमारा आज का विमर्श है। तो हमारे समुद्र के पार आज भी शिप आते ज़्यादा हैं और जाते कम। शत्रु चीन से 7 रुपये का सामान लेते हैं और 1 रुपये का बेचते हैं। घरों में पूजी जाने वाली मूर्तियाँ भी वहीं से बनकर आ रही हैं, यानी वह हमारे पैसों से हमको आंख दिखाता है, हम उससे आंख चुराते हैं। हमारे भीतर के दुश्मन में रुचि अधिक है। मंदिर, मस्जिद और झंडे, यह सब हमारी रुचि का केंद्र बिंदु है। व्यापार, विज्ञान, इनोवेशन में हम पिछड़े हैं। अपना क्रीम मानव संसाधन निर्यात कर रहे हैं, या बेहतर कहें वह छोड़ कर जा रहा है। कोई शक नहीं कि हमारा धर्म, इससे जुड़ी फिलॉसफी विश्व स्तरीय है, पर क्या इतना काफ़ी होता है? क्या इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं? क्या पुराने कबीलेपन पर यह ऐतिहासिक सभ्यता नियंत्रण करने में अक्षम है? 1947 के बाद हमने कुछ सबक सीखे थे। 60 साल इन दरारों पर सीमेंट लगाया, दुनिया पर छाप छोड़ी, पर इतने लंबे इतिहास में 50 साल, 60 साल तो बहुत कम होते हैं। हमने गलतियां की, हिमालय की ओर जिन सीमाओं पर कुछ भी ऐतिहासिक क्लेम नहीं था, वहां बढ़ चढ़ कर दावे किए। इसका नतीजा, उस तरफ एक और दुश्मन पैदा हुआ। अब तो पूर्व में निगाह डालो तो दुश्मन, पश्चिम में निगाह डालो तो दुश्मन। कश्मीर भी दुश्मन है। अगर इससे जी ना शांत हुआ हो तो उत्तर पूर्व सीमा पर चलें, वहाँ मणिपुर जल रहा है। बाकी के सीमावर्ती राज्यों में असहज शांति है। दक्षिण बच गया था, अब भाषाई आधार पर वह भी अशांत लग रहा है।
ईश्वर जब किसी से प्रेम करता है तो वह एक सुरक्षित स्वर्गिक किला बनाकर देता है। उसमें धन धान्य, जल, खनिज और सुंदर संस्कृति देकर सुखी रहने का वरदान देता है। मगर बहकाए जाने पर स्वर्ग में रहने वाले आदम हव्वा भी निषेध फल खाने का लोभ संवरण नहीं कर पाते और आखिर में स्वर्ग से निकाले जाते हैं, अनंत तकलीफ़ों के बीच फेंक दिए जाते हैं। हमें भी बहकाया गया और हम बहक गए, अपने किले के हिस्से किए, अंदर ही दुश्मन पैदा किया, उनसे लड़े, अपने बच्चे कुर्बान किए, मगर सबक न सीखा। अब फिर नए सिरे से लड़ रहे हैं, घर घर में, आस पड़ोस में गद्दार खोज रहे हैं, असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और हथियारों पर धार भी लगा रहे हैं। एक ही पल में हम अपनी तासीर पर लौट गए, जिसका नतीजा विश्व से अलगाव, प्रतिगामी विकास और भीतरी टूट होना है। तो जब इन नक्शों पर नज़र पड़ती है तो दुविधा होती है, क्या यह ब्लेसलैंड है? ईश्वर का दिया ये किला क्या वाकई एक आशीर्वाद था या एक अभिशाप जिसने हमें एक सीमित धरती, सीमित नज़रिए का कैदी बना दिया? यह दुविधा आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए ये दो नक्शे लगा रहा हूं। इस भग्न ईश्वरीय किले के भाग्य में और ना जाने क्या क्या होना लिखा है। धन्यवाद।